नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग अभी यूजेस ऑफ सोशोलॉजी की बात कर रहे थे। मैंने जो पहला पार्ट आपके सामने रखा था, यूजेस ऑफ सोशोलॉजी का जो पहला लेक्चर और पहला वीडियो हम लोगों ने शेयर किया, उसमें हमने पढ़ा कि समाजशास्त्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कौन कौन से कैरियर जो वो समाजशास्त्र की मदद से पाए जा सकते हैं। अब हम इस सेकेंड पार्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे कि अप्लाइड सोशोलॉजी क्या है और अप्लाइड सोशोलॉजी के यानी व्यवहारिक समाजशास्त्र के क्या क्या भाग या ब्रांचेस हो सकती हैं, है ना। देखा जाए तो हर विषय को हर ज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। एक प्योर साइंस कह लीजिए, अगर हम जब विज्ञान की बात करें तो हम दो प्रकार के विज्ञान की बात करते हैं, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, यानी शुद्ध विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान। जब आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी सोशोलॉजी की, तब आपने वहाँ पर ये जाना था कि प्योर साइंस क्या होता है और अप्लाइड साइंस क्या होता है। तो समाज विज्ञानों में भी जब हम बात करते हैं तो जब आप थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल बात करते हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट में जब आप थ्योरी यानी सिद्धांत, अवधारणाओं, प्रविधियों, मैथड्स, टेक्निक्स, इन सब उपागम, अप्रोच, परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, इन सब के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं और इन सब को जानने की कोशिश करते हैं, इन सब के माध्यम से किसी सोशल फिनोमेना की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तब आप जो है प्योर साइंस यानी प्योर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर समाजशास्त्र की बात करें तो ये प्योर सोशोलॉजी हो गया। लेकिन जब आप उसी सैद्धांतिक अवधारणात्मक ज्ञान को फील्ड में, समाज में, सामाजिक घटनाओं को समझने में, उनका क्योर करने में, उपचार करने में, उन समस्याओं का समाधान करने में आप जब उपयोग करते हैं तो वो व्यवहारिक समाजशास्त्र यानी अप्लाइड सोशोलॉजी हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे और ये अप्लाइड पार्ट और प्योर पार्ट हर प्रकार के ज्ञान में होता है, प्योर और अप्लाइड। जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है। मान लीजिए अगर हम मेडिकल की बात करें तो आप जो बच्चे एमबीबीएस में 4 साल सीखते हैं, फिर पीजी में सीखते हैं, तो वो उसका जो उनकी चिकित्सकीय ज्ञान होता है वो उसका जो है थियोरेटिकल, कंसेप्चुअल, टेक्निक्स, ये सब पार्ट सीखते हैं। और जब वो प्रैक्टिस करने लगते हैं एज अ डॉक्टर, जब वो अपने पेशेंट को डील करने लगते हैं और उसकी जो बीमारी है उसका निदान करने लगते हैं, तब वो उसके अप्लाइड पार्ट की बात करते हैं। यानी उन्होंने जो ज्ञान सीखा है अपनी मेडिकल नॉलेज में, मेडिकल शिक्षा के दौरान, तो वो उस पेशेंट को ठीक करने में जब उसका यूज़ करते हैं तो वो उनका अप्लाइड पार्ट हो जाता है, यानी उसका व्यवहारिक प्रयोग हो जाता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग में है, ऐसे ही सोशल साइंसेज में भी है कि जो हम डिग्री के दौरान ज्ञान प्राप्त करते हैं, सैद्धांतिक, अवधारणात्मक, टेक्निकल, वो उसका प्योर पार्ट है। और जब उसको हम फील्ड में अप्लाई करते हैं संबंधित क्षेत्र में, तब वो उसका व्यवहारिक पक्ष हो जाता है। ऐसे ही हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में भी जब हम व्यवहारिक समस्याओं का हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं या समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करते हैं और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को लागू करते हैं, तब हम उसे व्यवहारिक समाजशास्त्र कहते हैं। अब अप्लाइड साइंस को कई किताबों में आपको व्यवहारिक समाजशास्त्र लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह प्योर हिंदी में कई बार लिखा हुआ मिलता है, अनुप्रयुक्त विज्ञान लिखा हुआ मिलता है, अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र लिखा हुआ मिलता है। तो उसका मतलब अप्लाइड सोशोलॉजी से ही है ना, यानी व्यवहारिक समाजशास्त्र से है। तो व्यवहारिक समाजशास्त्र जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो सामाजिक सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं, उनका प्रयोग करने पर बल देता है। यानी हम सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए की कोशिश करते हैं और फिर उन समस्याओं का, उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने की कोशिश करते हैं व्यवहारिक समाजशास्त्र के माध्यम से। अब व्यवहारिक समाजशास्त्र की ब्रांचेस कह लीजिए, शाखाएं कह लीजिए, या उसके प्रकार कह लीजिए, कई प्रकार के व्यवहारिक समाजशास्त्र की हम चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला है नैदानिक यानी क्लिनिकल। जो क्लिनिकल समाजशास्त्र है वो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक समाजशास्त्र, निदान करना यानी उपचार करना। तो नैदानिक मनोविज्ञान से ही की प्रेरणा से ही नैदानिक समाजशास्त्र की चर्चा की जाने लगी। लुईस विर्थ करके जो समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लुईस विर्थ ने 1931 में जो है वो नैदानिक मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी से प्रभावित होकर इस शब्द को इजाद किया और प्रयोग किया, क्लिनिकल सोशोलॉजी।
जिस तरह से मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जो हैं वो जो मानसिक बीमारियां होती है, मानसिक रोग होते हैं, मानसिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको समझ के और उनका उपचार करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से समाजशास्त्री भी सामाजिक समस्याएं जो हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उन सबको समझकर उनका निदान या उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्लिनिकल सोशियोलॉजी में हम जो है उसको शिक्षण है, निदान है, उपचार है, शिक्षण है और अनुसंधान है, इन सब टेक्निक्स के माध्यम से समस्याओं को या सामाजिक यथार्थ को समझने का और उन समस्याओं का हल करने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट अप्लाइड सोशियोलॉजी का पार्ट है वो है क्लिनिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, यानी समस्याओं का निदान आप बताने की कोशिश करते हैं, तो वो क्लिनिकल समाजशास्त्र यानी नैदानिक समाजशास्त्र हो गया। एक दूसरी ब्रांच है इंजीनियरिंग सोशियोलॉजी। जनरली हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि इंजीनियरिंग और सोशियोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है। आप में से जो लोग या जिनकी फैमिली में बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या कर चुके हैं, उनको पता होगा कि उनका एक पेपर जो होता है वो सोशल इंजीनियरिंग का होता है। यानी जबकि हम बात कर चुके हैं कि हर चीज़ जो है सोसाइटी में वो सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, मेडिकल हो तो मेडिकल है, मैनेजमेंट का कोर्सेज हैं, आपका इंजीनियरिंग है। हर एक क्षेत्र को बिना समाजशास्त्र के जाने, बिना समाज के जाने नहीं समझा जा सकता, इसलिए समाजशास्त्र हर जगह एंटर कर जाता है। तो समाजशास्त्र की रेलिवेंस हर जगह है, चाहे वो आर्मी हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, है ना। कोई भी जो एरिया है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर जो है वो आपके समाजशास्त्र का प्रवेश नहीं होता है। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि ये एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ जब हम सामाजिक नीतियों को डिज़ाइन करने का प्रयास करते हैं कि किसी चीज़ के लिए, किसी वेलफेयर के लिए या किसी चीज़ को, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब आप सामाजिक नीतियों को यानी सोशल पॉलिसी को फ्रेम करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, तो उस समय उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। वही सोशल इंजीनियरिंग है। जैसे क्योंकि जो वो पॉलिसी बन रही है, हमने पहले भी बात की थी कि सोशल पॉलिसी जो है वो समाज के विभिन्न वर्गों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए बनती है। तो जब आप उनके वेलफेयर या उनके कल्याण के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो पॉलिसी कितनी इफेक्टिव होगी, उनके लिए बनी भी है कि नहीं, या उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सबको ध्यान में रखकर, ताकि उस पॉलिसी के इफ़ेक्टिव परिणाम हम प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से बनाई जाती है। तो इसीलिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है, स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, उसका डिज़ाइन करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक तरह से क्योंकि सोशल पॉलिसी के माध्यम से हम जो है प्लान सोशल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, नियोजित सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास को केंद्र में रखकर हम पॉलिसी बनाते हैं कि एक डिसाइडेड मतलब गोल होता है कि इस दिशा में और इस तरह का परिवर्तन करना है, तो उसे प्लान सोशल चेंज कहते हैं। यानी पहले से नियोजित तरीके से हमने उस सोशल चेंज को जो है हमारे लिए डिज़ायरेबल है, वांछित है, तो उसके लिए हम जो है समाजशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो वो आपका जो है यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को या समाजशास्त्रीय ज्ञान को जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो वो सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है ना। कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग में समाजशास्त्रीय ज्ञान का तार्किक प्रयोग शामिल हो जाता है, और ये इस विचार पर आधारित है कि सरकारें समाज की प्रमुख विशेषताओं को उसी तरह से आकार और प्रबंधित कर सकती हैं जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। यानी समाजशास्त्री जो है वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की क्या ज़रूरतें हैं, विभिन्न वर्गों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी नीड्स है, उन सबको ध्यान में रखकर पॉलिसी फ्रेमिंग में मदद करता है। उसी तरह जैसे एक महिला है, वो जब घर का मैनेजमेंट करती है, जो गृहस्थ है, वो घर का मैनेजमेंट करती है, तो परिवार के हर सदस्य को मैनेज करने की कोशिश करती है और हर एक की नीड को पूरा करने की कोशिश करती है। ऐसे ही किसी कंपनी में कोई बॉस है, तो उसको अपने सारे कर्मचारियों की जो कैपेसिटी है या उनकी जो योग्यता है, उन सब का यूज़ करते हुए अपने उस कंपनी को या उस बिजनेस को बढ़ाना होता है और उसको डेवलपमेंट करना होता है। तो उन सब के लिए वो लोग पॉलिसी फ्रेम करते हैं कि किस नीति के तहत कैसा काम करना है। तो ऐसे में यानी पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए या मैनेजमेंट के लिए आपको
किसकी ज़रूरत होती है? समाजशास्त्रीय ज्ञान की, क्योंकि समाज में जो लोग हैं उनको आपको मैनेज करना है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, उनके वेलफेयर के लिए आपको पॉलिसी मेकिंग करना है ताकि वांछित या डिज़ायरेबल रिजल्ट आ सके। तो उसको हम सोशल इंजीनियरिंग में शामिल करते हैं। तो सेकंड जो अप्लाइड पार्ट हो गया वो हो गया सोशल इंजीनियरिंग। एक तीसरे पार्ट की जब हम चर्चा करते हैं वो है सोशल वर्क, सामाजिक कार्य या समाज कार्य, सोशल वर्क। सोशल वर्क जनरली सामान्य तौर पे लोग सोचते हैं कि समाज कल्याण का कार्य करना या सोशल वेलफेयर का काम, किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाओ या लोगों की मदद करो। समाज कार्य, जैसे मैंने कहा था, सोशल वर्क जो है वो सोशियोलॉजी का एक अप्लाइड पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है। जो भी आप समाज शास्त्र के अंदर थ्योरी या प्रैक्टिसिंग पार्ट पढ़ते हैं या क्या कहते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं, मैथोलॉजी पढ़ते हैं, उन सब का हम जब फील्ड में उपयोग करते हैं तो वो विषय समाज कार्य बन जाता है ना। तो समाज कार्य में हालांकि ये एक समाजशास्त्र से एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन ये समाजशास्त्र का, मैंने जैसे अभी कहा, अप्लाइड पार्ट है, यानी उसका एप्लीकेशन पार्ट है। हम जो भी समाजशास्त्र में सीखते हैं थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल, उसको वहाँ पर प्रयोग करते हैं फील्ड में, तब वो समाज कार्य हो जाता है। तो समाज कार्य में क्षेत्र है जिसमें सामाजिक विज्ञानों, विशेष रूप से समाजशास्त्र के सिद्धांतों को हम वास्तविक सामाजिक समस्याओं पर लागू करते हैं और उससे उस समाज का या उस प्रॉब्लम का उपचार करते हैं, है ना। उदाहरण के लिए परिवार के अनुसंधान से प्राप्त जानकारी का उपयोग बच्चों के पालन पर करते हैं। जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, उनके परिणाम जानने में करते हैं। यानी जितनी भी घरेलू समस्याएं हैं, मान लीजिए बच्चों का पालन पोषण है, बच्चों का निराशा में जाना है, बच्चों की आत्महत्या है, विद्यार्थियों की आत्महत्या है, या फैमिली का, परिवार का विघटन है, परिवार का टूटना है, तलाक की दर का बढ़ना है, ये बहुत सारे और भी, ये मैंने सिर्फ फैमिली से रिलेटेड आपकी बात कर रही हूँ। तो कोई भी एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो सोशल वर्क है वो समाजशास्त्र के जो भी सिद्धांत है वो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या कॉज इफेक्ट्स हैं, उन सबको जानने में समाजशास्त्रीय सिद्धांत मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आत्महत्या की बात करें तो अगर हम कहें कि आत्महत्या की दर पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज़ी से बढ़ी है, खासतौर से छात्र या युवा आत्महत्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो सोशल वर्क जो है वो लोगों के बीच में फील्ड वर्क के माध्यम से ये जानता है, उनकी बातचीत से बहुत सारे टेक्निक्स अपनाकर उन रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है और कारण जानने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दुर्खाइम, जो कि समाजशास्त्री, उनकी बहुत फेमस जो स्टडी है वो सुसाइड पर ही है, जो उनकी किताब भी है सुसाइड। तो उन्होंने जो यूरोपियन कंट्री में जो स्टडी की थी और उस कारण बताए थे कि सुसाइड के ये कारण हैं, तो उसको बेस बनाकर, यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत को बेस बनाकर हम किसी भी प्रकार की सुसाइड का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, उस ज्ञान को अप्लाइड करते हैं ताकि हम जान सके कि उसके क्या कारण हैं और इस तरह की सुसाइड्स क्यों होती हैं। तो समाज कार्य में जैसे मान लीजिए जो है फीमेल फर्टिसाइड बढ़ रहा है, कन्या भ्रूण हत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, या और भी बहुत सारे ऐसी जो सामाजिक घटनाएं या कुप्रथाएं हैं समाज में प्रचलित हैं, तो उनके पीछे के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समाजशास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से जानना और उनको उनके जो है एनालिसिस करना, ताकि जो है समाज में एक पॉजिटिव आंसर आ सके और एक फ्रेमिंग हो सके। नेक्स्ट है व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान, यानी अप्लाइड सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च, आप कहेंगे कि सोशल रिसर्च और अप्लाइड सोशल रिसर्च क्या अंतर है। एक सोशल रिसर्च है सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के लिए, मतलब आप रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि जो डेटा प्राप्त हो उससे सिर्फ आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट हो, यानी आपके ज्ञान में वृद्धि हो, है ना, आपको सिर्फ कारण पता लग जाए, जो कॉज इफेक्ट्स है, आप उसके लिए रिसर्च करते हैं। और अप्लाइड सोशल रिसर्च का मतलब है कि आप जो समाज, जो आपका ज्ञान है उसका आप व्यवहारिक ढंग से प्रयोग कर सकें, है ना। जैसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आयोजित जो बुनियादी या शोध अनुसंधान के कई मामले हमारे सामने आते हैं। जैसे सामाजिक अनुसंधान में एक और ऐसे विषय होंगे जो किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए नहीं, लेकिन सामाजिक दुनिया की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए होंगे। इस तरह के शोधों को हम जो है बुनियादी शोध कहते हैं, है ना, यानी बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के लिए अगर हम करते हैं, सिर्फ सूचनाएं या डेटा हम इसलिए कलेक्ट करें ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। और दूसरी तरफ वो रिसर्च होते हैं या वो विषय होते हैं जो वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो हम जो अप्लाइड सोशल रिसर्च की बात करते हैं वो यही है कि
आप ज्ञान का प्रयोग समस्याओं का हल करने के लिए करते हैं, है ना। इन शोधों को हम अप्लाइड सोशल रिसर्च करते हैं, जिसमें आप ज्ञान की प्राप्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी सोसाइटी में या आपके आसपास जो समस्याएं हैं उनका आप निदान कर सकें। तो सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत और समूहों की समस्याओं को हल करने के लिए लोगों की मदद करने के लिए अपने स्वयं के अनुसंधान विधियों और तकनीकों को विकसित करते हैं, और परिणाम स्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। एक और अप्लाइड सोशियोलॉजी का पार्ट है, वो है क्रिया, एक्शन सोशियोलॉजी। क्रिया समाजशास्त्र या एक्शन सोशियोलॉजी जो है वो भी व्यवहारिक समाजशास्त्र का एक रूप है, जिसमें समाजशास्त्री को विकास प्रक्रिया में भाग लेने और महत्वपूर्ण समस्याओं को सक्रिय रूप से निपटाने के लिए कहा जाता है। यानी आप खुद उस समस्या में सक्रिय सहभागिता करें, जो भी वो है। तो क्रिया शब्द लिखा है, एक्शन सोशियोलॉजी यानी क्रिया करनी है, आपको उसके अंदर शामिल होना है, पार्टिसिपेंट बनना है। तो जैसे मैंने कहा कि एक्शन सोशियोलॉजी में क्या है कि समाजशास्त्री को विकास प्रक्रिया में भाग लेने और महत्वपूर्ण समस्याओं को सक्रिय रूप से निपटाने के लिए कहा जाता है। इसमें विकास के सभी चरणों या समस्याओं के समाधान में समाजशास्त्री की भागीदारी आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी हम किसान आंदोलन जो चल रहा है, हम उसकी बात करें तो किसान आंदोलन को समझने के लिए, उसके कॉजेज समझने के लिए, उसके फैक्ट समझने के लिए, उसकी स्ट्रैटेजी समझने के लिए, कितना सही कितना गलत या क्या स्ट्रैटेजी है, उन सबको समझने के लिए आपको उसमें पार्टिसिपेंट बनना होगा। जिसे हम कहते हैं कि आप लोगों ने जब आप नेक्स्ट ईयर में आएंगे तब आप देखेंगे आपका एक पेपर होता है सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च में हम क्या करते हैं, अनुसंधान में, उसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तो एक टेक्निक आपकी होती है ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में एक होता है सहभागी अवलोकन। सहभागी यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सेम वही है कि एक्शन रिसर्च आपको कहती है कि आप जिस समस्या की स्टडी करना चाहते हैं, जो अनुसंधान में जिस समस्या का, जिस यथार्थ का आप अध्ययन करना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट बने, उसके सहभागी बने, तभी आप उस रियलिटी को समझ सकते हैं और उनके बीच में अपनी सक्रिय सहभागिता निभा सकते हैं। जब तक आप दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, घटना को होते हुए देख रहे हैं, तब आप उतना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकते बाहर से देख के, जब तक आप उसमें सहभागिता नहीं करें, और ना ही आप उस समस्या का समाधान सुझा सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है या जिस भी विषय पे आप काम कर रहे हैं उसमें सहभागिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप उसको निकट से जान पाएंगे। तो किसी भी समस्या को जानने और उसके बीच में रहकर काम करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है उसको हम एक्शन सोशियोलॉजी यानी क्रिया समाजशास्त्र करते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सामाजिक समस्या के अर्थ को, उसके रूट कॉजेस को पता लगाना है, बल्कि उपाय सुझाना भी होता है कि हम उसके जो रूट कॉजेज हैं उनके उपाय भी सुझा सकें और उनका निदान भी कर सकें। तो समस्या को हल करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम डिज़ाइन किए जाते हैं, योजना बनाई जाती है, उसका क्रियान्वयन यानी निष्पादन किया जाता है, निगरानी की जाती है और मूल्यांकन किया जाता है। आपने कोई भी प्लानिंग बनाई तो उस प्लानिंग का, उस जो आपने योजना बनाई है उस समस्या के लिए, तो उसका निदान, उसकी मतलब उसकी योजना कैसे बनाई, उसका निष्पादन यानी उसकी क्रियान्विति, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी निगरानी करना और फिर उसका मूल्यांकन करना कि सही पर कितने क्या परिणाम प्राप्त हुए, जैसा सोचा था वैसा आया कि नहीं। तो एक्शन रिसर्च जो होता है वो आपको उस प्रॉब्लम में पार्टिसिपेंट बनकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो जितने भी आपने अभी हमने यहाँ चर्चा की, वो सारे पार्ट आपको बताते हैं कि जैसे अभी हमने कहा कि एक्शन रिसर्च होता है, अप्लाइड सोशल रिसर्च, सोशल वर्क, सोशल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल सोशियोलॉजी, ये जितने भी पार्ट हैं ये सब अप्लाइड सोशियोलॉजी के ब्रांचेस कह लीजिए, शाखाएं कह लीजिए या प्रकार कह लीजिए। तो आपको समझ में आया होगा कि अप्लाइड सोशियोलॉजी या व्यवहारिक समाजशास्त्र क्या होता है और व्यवहारिक समाजशास्त्र का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ठीक है।